नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 66th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए कुछ शानदार कोर्सेस, जिनके प्रीलिम्स, मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। ऑप्शनल के लिए भी कोर्सेज चला रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य वीडियो की तरफ। इस वीडियो में प्रमुखतः हमने 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए हैं: पॉलिटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और बिहार हिस्ट्री। पॉलिटी में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू जो अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। रिसेंटली जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री SY कुरैशी ने इस पर कुछ सवाल उठाए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स के बारे में देखेंगे और वो क्या चीज़ है और किस तरह से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ बढ़ा जा सकता है उस पर ध्यान देंगे। नेट जीरो पॉलिसी के बारे में देखेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, किस तरह से जुडिशियल सिस्टम में है, किस तरह से इंडियन सोसाइटी में जस्टिस और सिस्टम कैसे चल रहा है, सरकारी जस्टिस में, लीगल एड में, महिलाओं के क्षेत्र में डिप्रेस्ड क्लास को क्या जस्टिस, न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या कंडीशंस है उनकी, उसको देखेंगे। और बिहार की हिस्ट्री में संथाल रिवोल्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैज़ बीन न्यूज़। हाल ही में जो चुनावी बॉन्ड हैं वो खबरों में हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ चिंताओं का डिस्कस सम कंसर्न्स रिगार्डिंग इट। तो पहले ये देख लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड है क्या, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो 2017 में जब हमारे दिवंगत वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने बजट पास किया था, तो उसी में एक प्रावधान था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और वो उसी बजट के, जैसे कि आपको पता है कि बजट का एक हिस्सा होता है फाइनेंस बिल, उसी फाइनेंस बिल के साथ पास हुआ था। और यह एक मुख्यतः जो है बियरर इंस्ट्रूमेंट है, इंटरेस्ट फ्री यानी ब्याज मुक्त धारक उपकरण है, यानी जिसके पास इलेक्टोरल बॉन्ड होता है वही उसका मालिक होता है। इसमें खरीदने वाले या देने वाले का नाम नहीं होता। और बेसिकली ये चुनावी यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देने के लिए इसका यूज़ किया गया था। कि जो पहले सरकार का ये प्रभाव था कि जो ब्लैक मनी होती थी, कैश में पैसे आते थे, उन कैश को फ्लो को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जारी किए गए थे, जिसमें एक बॉन्ड होगा, उसकी अलग अलग कीमतें होंगी। उस कीमतों के बॉन्ड को खरीद कर कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर चंदा देना चाहे तो उसे दे सकता है, और उस पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिनों के अंदर अंदर अपने ऑफिशियल आधिकारिक अकाउंट से उसको एनकैश या भुनाना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं भुनाएंगे तो वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चला जाता था। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डोनेट मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज। इस बिल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन FCRA जो एक्ट है, और कंपनीज अधिनियम, इन तीनों एक्टों में कुछ बदलाव किए थे। वो क्या बदलाव हुए हम देखेंगे। और इसको 15 दिन में जो है भुनाया जाना था। अगर वो नहीं होता तो सारा का सारा जो पैसा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मनी है, वो मनी प्रधानमंत्री राहत फंड यानी PM's रिलीफ फंड में चला जाता है। और ये बॉन्ड जारी करने और एनकैश यानी कि इसको जारी करना और इसका एनकैशिंग दोनों ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के ही द्वारा हो सकता था। और जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके नाम से ये बॉन्ड इशू किया गया है वो भी इसी बैंक में अकाउंट खुलवा कर ही इसके एनकैशिंग कर सकते, यानी कि मुख्यतः SBI की ही ये ऑर्गेनिटी था। ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की वैल्यूज़ में आते थे, ठीक है। तो SBI के अंदर ही इनका काम होता था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके ऑफिशियल अकाउंट द्वारा ही, अगर 15 दिन में नहीं हुआ तो कहाँ चला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में। अब इसमें चिंताएं क्या हैं। मुख्यतः इसे लाया तो ये गया था कि भाई जो कैश का फ्लो है, ठीक है, जो नकदी का फ्लो है पॉलिटिकल पार्टी में, इलेक्शंस में, चंदों में जो ब्लैक मनी होता है, कैश मनी होता है, उसको रोकने के लिए। लेकिन ये किस तरह से इसमें चिंताएं हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि इसमें देने वाले का नाम नहीं है। अब जब देने वाले का नाम नहीं है तो कोई भी व्यक्ति चंदा दे सकता है।
अब हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा हो या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो, किसी उग्रवादी संगठन से जुड़ा हो, किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से व्यक्ति हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई ब्लैक मनी हो, उसको किसी सेल कंपनी द्वारा वाइट में कन्वर्ट करके एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि एक संगठित नेक्सस भी हो सकता है। ठीक है, तो मनी कैन बी यूज्ड फॉर पार्टीज फॉर टेरर फंडिंग। अब क्योंकि देने वाले ने खरीदने वाले का नाम तो है नहीं, तो खाली पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ जमा करा दिया, उसको एनकैश कराना है, तो जब उसका अकाउंट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उस पैसे को टेरर फंडिंग, प्रोटेस्ट फंडिंग, जो आजकल अलग अलग लोग पैसे देकर कहीं कहीं पर प्रोटेस्ट करवाते हैं, उस तरह की पोषण फंडिंग हो सकती है। जो घोर पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म कैसे होगा कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा कौन देगा, बड़ी बड़ी कंपनियां। अब वो चंदा देंगी बड़ी बड़ी कंपनियां, तो ऐसा तो नहीं है कि वो धर्मार्थ का काम करने निकली हैं। चंदा देंगी तो बदले में भी कुछ चाहिए, और वो चाहिए क्या, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लाइसेंसिंग हिस्सा, ठीक है, उनके नाम पे प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स। और इससे होगा क्या, क्रोनी कैपिटलिज्म, घोर पूंजीवाद, यानी कि जो पहले से जो व्यक्ति अमीर है, जिसके पास जो पूंजीपति है, वो और ज़्यादा पूंजी गलत तरीके से ढंग करके और पूंजी अर्जित करेगा, और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो कोई नया उद्यम करना चाहता है, ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर है, कोई नया बिल चाहता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, कोई नया टेंडर लेना चाहता है, उसे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो घूस में पॉलिटिकल पार्टी को पैसे नहीं खिला रहा है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता को हनन करता है। कॉरपोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस, यानी कि जो कॉरपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक नेक्सस को बढ़ाता है। इसका मुख्य काम ये हो रहा था कि शेल कंपनी यानी ऐसी कंपनियां जो एक ही पते पर, जहां कोई कंपनी नहीं हो, केवल उस पते पर कंपनी का नाम से रजिस्टर्ड हो, और सारा का सारा ब्लैक मनी वहां जाए और वो ऑफिशियल उसका अकाउंट खुले, और उस अकाउंट से फिर इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हो। यानी कि कोई कंपनी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उस पते पर एक उसका कंपनी का एड्रेस दे दिया गया है, नकली एम्प्लॉय बना दिए गए हैं, उनके सैलरी को देने के रूप में ये ब्लैक मनी यूज़ करके हम उसको ब्लैक टू वाइट कन्वर्जन करते हैं, उस पर हवाला की स्कीम हो सकती है। तो ये सारे जो गलत पैसे हैं उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए फिर पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता है। तो ये जो पूरा नेक्सस का इसमें संभावना बनी रहती है। दूसरा क्या होता है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो बैंकों से उधार ले लेते हैं, चंदा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और वो सारे लोन फिर पॉलिटिकल पार्टी को इसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत दे देते हैं। और जब वो फिर क्या बन जाते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति, और वो फिर एनपीए कर देश से भाग जाते हैं। और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और उसकी धरपकड़ नहीं होती। तो यह भी क्या नुकसान होता है, आम टैक्स पेयर का पैसा। ठीक है, बड़ी कंपनियां आराम से लोन लेंगी, लोन लेने के बाद क्या करेंगी, उनको चंदे पे चंदा देती जाएंगी, और अपना नुकसान दिखाकर एक दिन छोड़कर वो व्यक्ति यहाँ से भाग जाएगा। तो नुकसान किसका होगा, आम व्यक्ति का, और पॉलिटिकल पार्टी को तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो ये सारे जो हैं इसके कंसर्न्स थे। दूसरा, विदेशी प्रभाव भी हो सकता है कि जब देने वाले का नाम नहीं है तो कोई विदेशी कंपनी किसी अलग इंडियन ब्रांच को पैसा दे और कहे कि आप इसको सपोर्ट करिए, और इन दोनों में ऐसी ही अलग से डील हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है इनकी चिंताएं हैं। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन ये थे कि डिक्लेरेशन ऑफ नेम्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करे कि जो व्यक्ति इन पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद रहा है उनके बारे में एक गुप्त इन्फॉर्मेशन जो है CIC, केंद्रीय सूचना आयोग को दे, साझा करे, ताकि पता चले कि कौन व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहा है, कौन किसको दे रहा है, ताकि जो गलत व्यक्ति का इसमें समावेश ना हो सके। फिर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी जी ने कहा कि हमें ये करना चाहिए कि स्टेट फंडिंग यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खर्चे पर चुनाव लड़ा जाए। ठीक है, ये बहुत पहले से बातें चल रही हैं कि जो स्टेट फंडिंग, राज्य जो है वो चुनावों को समर्थित करे, उसका खर्च जो है वो राज्य दे, और सारा का सारा पैसा जो है भारत सरकार के अकाउंट से, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट से खर्चा हो, ताकि, और जिससे क्या, हर पार्टी को कुछ टोकन मिले पैसे के रूप में, और वो टोकन से वो खर्च कर सके। इससे क्या होगा कि सारा का सारा पैसा जो है अकाउंटेड होगा, अनअकाउंटेड मनी। ठीक है, बिना नाम का पैसा, गैर पैसा यहाँ पर नहीं आएगा, और इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। जो ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना इन्फ्लुएंस, पार्टियों को चंदा देकर इन्फ्लुएंस बढ़ाती हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से ये जो है पारदर्शिता बनी रहेगी। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसमें खर्चा बहुत होता है। ठीक है, तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आएगा एक लोकसभा चुनाव कराने के लिए, यानी हर 5 साल में 10,000 करोड़। लेकिन जब ADR की आप रिपोर्ट देखेंगे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, तो उनके हिसाब से यह कहा गया है कि अभी हाल ही में जो 2019 में इलेक्शन हुआ था उसमें लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये के आसपास खर्च हुआ था। तो उसकी कंपैरिजन में, उसकी तुलना में तो ये काफ़ी कम ही है। एक और प्रावधान किया गया है कि नेशनल इलेक्शन फंड, ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव कोष बनाया जाए, और जिन लोगों को चंदा देना भी है तो सीधा वो राष्ट्रीय चुनाव यानी कि सरकारी
एक संस्था को चंदा दें और फिर वो संस्था आपस में सारा पैसा इकट्ठा करे और पिछले जो चुनाव यानी कि सपोज करिए कि 2024 में जो चुनाव होगा तो उसमें 2019 में जिस पार्टी का जैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके हिसाब से उस रेशियो को उस परसेंटेज में बांट कर फिर पार्टियों में पैसा बांटें और लोगों को इस फंड में पैसे देने पर टैक्स में कुछ छूट मिले, रियायतें मिली, ताकि जो पैसा जो है वो अकाउंटेड हो और ब्लैक मनी आना बंद हो। तो ये सब जो इसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस थे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कि ये नेट जीरो न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि नेट जीरो जो पॉलिसी है वो क्या है और भारत को इसको लेकर क्या आपत्तियाँ हैं। तो नेट ज़ीरो जो है वो कार्बन न्यूट्रलिटी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कार्बन उत्सर्जन को ज़ीरो करना नहीं, कार्बन उत्सर्जन तो करना है लेकिन उसके बदले में एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे कार्बन जो है वो हम सिंक भी कर सके। यानी कि आप अपनी पॉलिसी बनाइए, इंडस्ट्री को यूज़ करिए, कार्बन आपका एमिशन होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ऐसे और प्रयास करिए ताकि जितना कार्बन आप एमिट करते हैं, जितना कार्बन आप एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं उतना आप सक कर सके, उतना आप सिंक करवा सके। और उसी प्रोसेस को कहते हैं तब एक ऐसी स्थिति आएगी कि जितना सपोज करिए कि आप 20 मिलियन टन कार्बन जो है प्रति वर्ष उत्सर्जित करते हैं तो 20 मिलियन टन के आसपास ही अगर आप उसको सिंक करवा लें, आपको स्टोर कर सकते हैं, तो आपका जो नेट होगा दैट इज़ सकल जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगी। और उस प्रोसेस को कहते हैं नेट ज़ीरो। सो इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अ कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन उत्सर्जन से रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, अब ये जो है किस तरह से कार्बन की कमी की जा सकती है। तो कार्बन उत्सर्जन तो फैक्ट्री से हो सकता है, लेकिन जो कार्बन को स्टोर करने के जो पैसेज है अवशोषित किस तरह से किए जा सकते हैं, तो कार्बन सिंक बनाकर, ठीक है, एफोरेस्टेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चरिंग, ठीक है, कार्बन लिक्विडिफिकेशन, इन तरह की चीज़ों का यूज़ करके कार्बन सिंक किया जाता है। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि ये सारी जो तकनीकें हैं बड़ी महंगी तकनीकें हैं। तो जो LDC है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये बहुत महंगा हो जाता है और उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काफ़ी हैम्पर करता है, इसलिए भारत को इसमें चिंता बनी हुई है। अब ये खबरों में क्यों है, तो जो अमेरिका के एक स्पेशल एनवाय विशेष एनवायरमेंटल राजदूत जॉन केरी, जो पहले बराक ओबामा के समय में विदेश सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, उनको जो बाइडेन ने एक विशेष टास्क देकर जो है वो पर्यावरण का राजदूत बनाकर अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, जो कि मुख्य प्रभावशाली देश हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन उत्सर्जन में सबसे पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है भारत। तो इन देशों को मिलाकर एक समिट होने वाली है, क्लाइमेट लीडर समिट। उस समिट में मोदी जी के जो है आमंत्रण देने के लिए ये व्यक्ति आए हैं और यहाँ बात चल रही है कि नेट ज़ीरो, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उसने ये टारगेट अपने आप में सेट करने की बात कह रहे हैं कि 2050 तक हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे। मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम सिक्योर या सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन सिंकिंग भी कर सकते हैं, तो हम नेट ज़ीरो हो जाएंगे। चाइना ने भी 2060 के आसपास बनाने का लक्ष्य रखा है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वो सब भी करें। तो इसलिए भारत पर एक प्रेशर बन रहा है। तो भारत ने क्या अपनी स्थिति बताई है वो देख लेते हैं। भारत का ये कहना है कि ऐसे जो समिट है आप बार बार हर बार अपने नियम बदलते रहते हैं। ठीक है, हम पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में अमेरिका को जब मानना था तब तो मानते थे, जब नहीं मानना है तब नहीं मानते हैं। उनके जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कहा कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आप बड़े बड़े लक्ष्य आकर बना लेते हैं, आपको जब मानना है तो मान लेते हैं, नहीं मानते हैं तो आपको कोई कुछ कर नहीं सकता, बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। तो आप क्या करते हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उन पर फिर आप ज़बरदस्ती के हर बार अलग अलग नए नए नियम लगाते हैं। और जब फिर वो नहीं माने तो आप उन पर फिर इकोनॉमिक सैंक्शन, आर्थिक सैंक्शन वगैरह लगाते हैं, ट्रेड सैंक्शन लगाते हैं। तो यह चीज़ सही नहीं है। दूसरा, भारत ने ये भी कहा कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो डील हुई थी, उस डील के मुताबिक जो लक्ष्य हमने रखे थे वो लक्ष्य हम ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं और उससे ज़्यादा पूरा करने के आधार पर है। बाकी बहुत से देशों ने इसे पूरा नहीं किया है, बहुत से देश इस पर कहीं भी आसपास मैच नहीं कर रहे हैं। जब हम अपना काम खुद से कर रहे हैं, हम खुद जब पेरिस क्लाइमेट चेंज में अलग अलग देशों को अपना टारगेट खुद से सेट करना होता था और उसमें काम करना होता था, तो जो भारत ने जो टारगेट सेट किया था वो उससे ज़्यादा अचीव करने की राह में आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। और जो बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को आर्थिक और तकनीकी सहायता देंगे, लेकिन उन्होंने वो आर्थिक और तकनीकी सहायता नहीं दी। फिर भी हम आगे अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी जो अलग अलग हर साल, हर 2-3 साल पर आप जो नए नए पर्यावरण विधेयक लाते हैं, पर्यावरण समिट लाते हैं और अपने मर्जी से जो नए नए नियम बनाते रहते हैं, फिर आप अपने मर्जी से उसको पालन करते हैं, नहीं मिलता तो नहीं पालन करते हैं। चीन कभी पालन करता है, कभी नहीं करता है, US कभी करता है, कभी नहीं करता है। और ये सारे नियम जो है आप छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज़ पर थोप दिया जाता है ज़बरदस्ती, जो उनके आर्थिक वृद्धि में एक तरह का बाधक बन जाता है। ये भारत की चिंताएँ हैं और ये जो है एक भेदभावपूर्ण, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस अगेंस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज़।
अब दूसरा क्या था कि पहले जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में था कि हर कंट्री को अपना अपना एक गोल दिया गया था कि भाई आपको जो है अपने पर्सनल लेवल पर कार्बन को कम करना है, क्लाइमेट चेंज को बताना है, और ओवरऑल जो 2 डिग्री सेल्सियस से जो कंप्लीट टेम्परेचर रेंज यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमें सब साथ को परिश्रम करना था। तो पेरिस क्लाइमेट डील में ये था कि हर देश को अपना अपना एक टारगेट देना होता था और खुद सेट करना होता, लेकिन इस जगह में क्या हो गया कि हर देश में जो जवाबदारी है वो सब पर बढ़ जाएगी। नेट जीरो मतलब हर देश को अपना जीरो करना पड़ेगा, जितना निकालो उतना कम करो, जितना निकालो उतना कम करो। तो इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो तो वैसे भी अपना सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसमें प्रोडक्शन या पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वो सारे के सारे अपने प्लांट जो है वो एशियन कंट्रीज़ में खोल के रखे हैं, तो उनको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान होगा एशियन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को, और इसीलिए जो द कॉस्ट ऑफ बर्डन ऑफ रिड्यूसिंग विल कम ऑन ऑल एंड द प्रॉफिट विल गो टू द यूरोपियन कंट्रीज़। दूसरा, जब इससे फ़ायदा, जब रिसोर्सेज से, संसाधनों से जब फ़ायदा उठाना था, पोल्यूशन का जब फ़ायदा उठाना, तब तो इन्होंने खूब फ़ायदा उठाया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन हो, यूरोप के देश हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, मन भर के कोयला यूज़ किया, लोहा यूज़ किया, पोल्यूशन किया, और तब जब वो एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच गए हैं, आज जब वो विकसित हो चुके हैं, तो जो बढ़ रही कंट्री जैसे कि भारत हुआ और भी एशिया के देश हैं, उन पर वो एक नए कानून लगाना चाहते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। तो ये एक तरह का जो है वो भेदभाव है। दूसरा, ये कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका द्वारा जो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब उन्होंने जब अपनी नीति बदली तो अमेरिका की साख विश्व भर में गिर रही थी, उस साख को वापस लाने का एक कदम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि हर बार आप अलग अलग नियम लाते हैं, बदलते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं। बड़े बड़े देश जब नहीं मानते तो कोई उन पर कुछ जो है उस पर कुछ क्रियान्वयन नहीं होता है। ठीक है, कोई इस पर कुछ नियामक संस्था नहीं है, कोई इसको दंडित नहीं करता है, और आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे देशों पर ज़बरदस्ती ये प्रभाव डालकर उनसे ये काम करवाते हैं। तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। हमने जो पेरिस क्लाइमेट डील में जो काम किया था, जो टारगेट रखे थे, हम उस पर काम कर रहे हैं, और हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बट इंडिया विल बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। भारत ने समस्या खड़ी नहीं की है, लेकिन भारत समाधान का पार्ट ज़रूर होगा, और ये हमारा जो है कंटिन्यू स्टैंड है, बहुत पहले से ये स्टैंड रहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि जस्टिस रिपोर्ट क्या है और उसकी की ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक है, इस पर चर्चा करें। व्हाट इज़ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? तो ये मुख्यतः टाटा ट्रस्ट और उसके साथ कुछ अलग अलग एनजीओ जैसे कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमनवेल्थ, ह्यूमन राइट, कॉमन कॉज, दक्ष निधि, इन तरह के एनजीओ को मिलाकर एक रिपोर्ट बनाती है जो मुख्यतः ये देखती है कि अलग अलग राज्यों में जो न्याय है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा है, जो न्याय प्रणाली है वो अलग अलग राज्यों में कैसी है, पुलिसिंग कैसी है, महिलाओं के साथ जो व्यवहार है, महिलाओं का बढ़ने का, ग्रोथ का, और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसा है, जो डिप्रेस क्लास हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनकी बात, उनको न्याय मिलने की जो है वो कंडीशंस और चांसेस कितने हैं अलग अलग राज्यों में, उसका कंपैरिजन और उसके कैलकुलेशन किया जाता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, ये बनाता कौन है? तो टाटा ट्रस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एनजीओ मिलकर इसे बनाया जाता है। आओ, सबसे मोस्टली कंसर्न क्या है कि इस रिपोर्ट से जो एक मुख्य बात निकल के आ रही है कि आर्थिक और प्रशासनिक न्याय अवसर पर ये विशेष जोर देता है, यानी कि इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। दो तरह की जस्टिस होती है। एक होता है आर्थिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक मामलों में क्या उस व्यक्ति को साथ जस्ट होता है, क्या उसके साथ न्याय होता है, क्या उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, किसी गरीब व्यक्ति को, महिला को, डिप्रेस क्लास के लोग को, ट्राइबल पीपल्स को। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सरकारी जो प्रशासन के रूप में क्या उनको सुविधाएँ मिलती हैं, ये जज करना इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। ये है महिलाओं की पार्टिसिपेशन को विशेष ध्यान देता है, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी यानी कि न्याय प्रणाली में और प्रशासन प्रणाली में, कि न्यायपालिका हो या प्रशासन और कार्यपालिका हो, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इसका भी जांच करता है रिपोर्ट। और इसके मुख्य 4 पिलर होते हैं। तो जुडिशरी, पुलिस, प्रिजन और लीगल एड, यानी कि न्यायतंत्र, पुलिस, जेल, कारागार वगैरह, और कानूनी सहायता में कितने अवेलेबिलिटी है, हर राज्य के पास ये चीज़ कितनी सघन है, सुगम तरीके से ये काम कर रही है, कितना अच्छा इसका आउटपुट है, ये मेजर करता है कौन? ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, महिलाओं के कंडीशन के खिलाफ ज़्यादा। तो इस रिपोर्ट से क्या निकल कर आया वो देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र ने हासिल किया है, और दूसरा तमिलनाडु, जबकि उत्तर प्रदेश जो है वो आखिरी स्थान पर है। और नई चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं कि पुलिस भागीदारी में बिहार जो है वो अव्वल नंबर पर है। तो इस डेटा का आप यूज़ अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। जब आपको कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में लिखना हो, जब आपको कभी पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन लिखना हो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना हो, तो इस तरह के रिपोर्ट्स का यूज़ करके, स्पेशली बिहार के केसेस में, क्योंकि बिहार यहाँ पर टॉप पोजीशन पे है, तो इसको आप यूज़ किया सकता है। बिहार के पुलिस फोर्स में 25.3% महिलाएं हैं, जो पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। लेकिन उस 25% में से केवल 6% ही अधिकारी ग्रेड की हैं।
तो यह भी एक चिंता का विषय, यानी कि क्या मोस्टली सब कांस्टेबल ग्रेड में ज़्यादा है, अधिकारी ग्रेड में कम है, लेकिन फिर भी पूरे भारत के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन उसी के ठीक उलट जब हम न्यायपालिका में देखेंगे तो उच्च न्यायालय, बिहार हो, उत्तराखंड हो, त्रिपुरा हो, उनकी उच्च न्यायालय में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो ये जो है महिलाओं की स्थिति, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट यानी कि जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो कितना है उसको दिखाता है। इसी के साथ जब आप ग्लोबल जेंडर गैप, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आता है, उसको इसके साथ क्लब करके भी बता सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति ये भी है, और जब शासन प्रशासन यानी सरकारी क्षेत्रों में भी देखा जाए तो इस तरह से कमी है। और ये डेटा कहाँ से आता है? तो ये डेटा आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट से। बिहार के बाद है तमिलनाडु, वो भी 24% के आसपास। अब न्यायपालिका में देखते हैं तो उच्च न्यायालय यानी कि भारत के टोटल हाई कोर्ट्स में केवल 29% यानी कि 100 में से 29 ही महिलाएं जज हैं टोटल हाई कोर्ट को अगर आप मिला दें, तो ये बहुत ही चिंता की विषय है। कुल राज्यों का 20% से भी कम, ठीक है। तो अगर टोटल न्यायाधीश हैं तो उसमें 20% से भी कम है। स्टेट ऑफ जस्टिस क्या है, यानी कि न्याय की व्यवस्था क्या है? तो पिछले 25 वर्ष में केवल 1.5 करोड़ लोगों को ही सरकार ने कानूनी सहायता दी। जैसे कि आपको पता है कि डीपीएसपी, ठीक है, सरकार के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में है, उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि सरकार ये कोशिश करेगी कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और फ्री लीगल एड मिले, जो गरीब व्यक्ति, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट निकालता है कि पिछले 25 साल में केवल 1.5 करोड़ लोगों को ही सरकार जो है वो न्याय लीगल एड दिलवा चुकी है, यानी कि सरकारी वकील हो या सरकारी सुविधाएं हो, केस लड़ने में उनको दिया गया है। और टोटल खर्च भी कितना गया है? टोटल खर्च भी इसी के हिसाब से बहुत कम खर्च किया गया है। अब भारत में जितने भी कैदी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको ह्यूमन राइट ह्यूमन डेवलपमेंट भी कोट कर सकते हैं कि टोटल कैदियों में से, यानी कि सपोज करें कि जेल में अगर 100 कैदी हैं तो उनमें से 70 कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, यानी विचाराधीन, परीक्षणाधीन ऐसे कैदी हैं, यानी कि उन पर अभी केस जो है वो चल रहा है, साबित पूरी तरह से नहीं हुआ है, और वो अंडर ट्रायल, यानी कि 100 में से 70 लोग अंडर ट्रायल हैं। तो हमारी जुडिशरी का पेस देखिए कितना धीरे धीरे चल रहा है। और वो व्यक्ति, कभी कभी आप न्यूज़ में देखते होंगे कि अंडर ट्रायल में ही बेचारा जेल में रखी मर जाता है, और बाद में उसे फैसला आता है कि ये निर्दोष निकला, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत ही भयावह स्थिति है यहाँ की जस्टिस रिपोर्ट की। गवर्नमेंट ने केवल 1 करोड़ रुपए, यानी कि 2019-20 में केवल और केवल 1 करोड़ रुपया ही खर्च किया है गरीब व्यक्ति को, आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए, यानी कि लीगल एड, सरकारी वकील, सरकारी सुविधाएं, ठीक है, पुलिस तंत्र, ये सब प्रोवाइड कराने में केवल और केवल 1 करोड़ 5 लाख रुपए ही यूज़ किए गए हैं पूरे भारत के हर सरकार में, केंद्र और राज्यों को मिला दिया जाए तब। भारत में जो लिटिगेशन रेट है, मुकदमे चलने की दर, वो अत्यधिक धीमी है, और ये एवरेज निकाला गया है कि एक छोटे से छोटे मुकदमे को भी अपने मंजिल तक पहुंचने में, गंतव्य तक पहुंचने में, आंसर मिलने में कम से कम जो है 1400 दिन लग जाते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ जस्टिस की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आप अलग अलग जगह पर भी से कोट कर सकते हैं, एसेज में कोट कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में, ग्लोबल जेंडर गैप में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, डीपीएसपी में, इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन है कॉजेस, नेचर एंड इम्पैक्ट। तो बहुत से हमारे साथी हैं कि संथाल विद्रोह देखते ही जो मन में आएगा, जो उन्होंने पढ़ा है सब लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। यह पूछ रहा है कि कारण क्या थे, नेचर क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, यानी 3 बेसिक प्रमुख है। यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड भले ही दे दे आप, बैकग्राउंड में के बाद आप कुछ मैप बना दें, मैप बनाने के बाद बताएं कि इन जगहों पर हुआ था, इस समय अवधि में हुआ था, लेकिन मुख्यतः आपको बताना है कि यह इसका कॉज क्या था, कारण, प्रकृति और प्रभाव। बैकग्राउंड दे देंगे। एक संथाल रीजन जो राजमहल हिल के पास है, जो आज के जो है वो बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है, जिसे दामने कुह भी कहते हैं, ठीक है, जो साउथ ऑफ भागलपुर से बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल में है और भागलपुर जो बिहार में है, वहाँ से जो एक दामने कुह, एक पूरा पहाड़ है राजमहल हिल्स, उन जगहों पर ये हुआ था। इसे संथाल हुल भी कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स, जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के सोशलिज्म के जनक जिसे कहा जाता है, उन्होंने इसे संथाल हुल का नाम दिया था। और ये इतना फियर्स था, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रिवोल्ट था कि इसे चीन के ताइपे रिवोल्ट से भी इसकी तुलना की जाती है। ऐसे अच्छी अच्छी बातें इसके बैकग्राउंड में आप लिख सकते हैं, फिर आप एक मैप बना दें। इनके लीडर्स थे सिद्धो कान्हू, बाद में चांद और भैरव, 4 अलग अलग लीडर थे। सिद्धो कान्हू जो प्रमुख लीडर थे, सिद्धो और कान्हू, ठीक है। ये जो है मुख्यतः ब्रिटिशर्स, ज़मींदार और साहूकार, इन तीनों के नेक्सस, इन तीनों के अत्याचार और दमन के प्रतिरूप में ये शुरू हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट। 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला है कॉजेस, ठीक है, फिर नेचर एंड देन इम्पैक्ट। तो कारण, तो राजनीतिक कारण क्या थे कि
कि भाई जब वहाँ लोग आए तो उनके लोकल कानूनों में जो है ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों ने इंटरफेयर करना शुरू किया। वहाँ पर वो रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, रेलवे बना रहे थे, सड़कें बना रहे थे। सड़कें बनाने के लिए बाहर से लोग आ रहे थे, बाहर के लोगों को वो दीकू कहते थे। वो दीकू जब वहाँ आए उनके लिए अलग से लॉ एंड एडुकेशन बना, लॉ एंड ऑर्डर बना, अलग से सिस्टम बना। तो उन कानूनों को अप्लाई करने के लिए क्या किया है ब्रिटिशर्स ने कि इनके लोकल कानूनों में भी हस्तक्षेप करने लगे, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इनके यहाँ एक मांझी व्यवस्था होती थी, जो गाँव का जो मुखिया होता था वो मांझी होता था, और वही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होता था, जुडिशियल हेड भी होता था और एग्जीक्यूटिव हेड भी होता था। तो उस समस्या को, उस प्रथा को धीरे धीरे ये लोग ख़त्म कर रहे थे, उसको चैलेंज कर रहे थे। जो वहाँ के जो लोकल हेडमेन थे, जो ट्राइबल हेडमेन है ना, जो जनजातियों के, जो कबीले के जो उस समूह लोग होते हैं, कबीले के जो हेडमैन होते हैं, उनको ये बात सही नहीं लगी और उन्होंने फिर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इकोनॉमिक आर्थिक कारण क्या थे कि जब वो लोग आए तो इनका आर्थिक शोषण करने लगे। जो आदिवासियों का जो अपना अधिकार था वन और वन की उपज में, उनको बेचना, उनको रखना, उनको संभालना, तो वन उपज का जो वो अधिकार जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, इनके हाथ में चला गया। ठीक है, ज़मींदार जो है उनसे टैक्स वसूलने लगे उनके जंगल का, और वो टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने क्या, साहूकारों से पैसा लेना शुरू किया। अब साहूकारों से वो इतना पैसा लेते थे कि वो दे ही नहीं पाते थे, तो बदले में क्या होता था, साहूकार जो उनकी ज़मीन हड़प लेता था और ज़मींदार को टैक्स देना पड़ता था, और बाद में वही हड़पी हुई ज़मीन ज़मींदार और साहूकार मिलकर ब्रिटिशर्स को बेच दे रहे थे। तो वो जो लोग हैं संथाल आदिवासी अपने ही ज़मीन पर मात्र एक किराएदार बनकर रह गए थे, जिस वजह से क्या हुआ, उनकी भावना जो भड़क गई और उन्होंने फिर से ये एक विद्रोह के रूप में ये मैटर को शुरू कर दिया। कल्चरल राइट क्या थे, तो जो स्थानिक बाहर से जो लोग आ रहे थे वो उनके लोकल कल्चर में, स्थानिक विवाह में, स्थानिक महिलाओं के साथ विवाह हो या उनके और भी कल्चरल पॉलिसीज़ में वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे, जिससे वो उनको ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है, उनके जो सैक्रेड ग्रोव, ऐसे पवित्र वर्ण थे, पवित्र पेड़ थे जहाँ कोई नहीं जाता था, वो मानते थे कि वहाँ देवी देवता रहते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाइन लगाने के लिए या लकड़ियों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें काटना छाटना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें धार्मिक भावना भी आहत होगी। जो उनका जो स्लैश एंड बर्न झूम कल्चर था कि भाई जलाओ और खेती करो, यानी कि एक जगह पर पहले खेती करते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, पूरे जंगल को काट कूट के जला देते थे, फिर वहाँ खेती करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था को उन्होंने बंद कर दिया और इससे क्या वो उन्हें नुकसान होने लगा, और उसके प्रतिशोध में यानी कि उसके प्रतिरूप में यह एक मूवमेंट शुरू होता है। उनका जो लोकल महुआ, जो लोकल ड्रिंक, लोकल इंटॉक्सिकेंट, जो आप कह सकते हैं कि लोकल शराब होती थी, उस पर वो लोग बैन लगा देते हैं और जो है अंग्रेज़ी चीज़ों को बिकवाना शुरू करते हैं, जिससे उनको और ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये सारे उनके जो है बेसिक रीज़न थे। लेकिन इमीडिएट त्वरित कारण क्या था कि जब इन सारी चीज़ों को लेकर वो लोग पुलिस के पास जाते हैं अपना विद्रोह प्रदर्शन करने के लिए, तो उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको ब्रूचली टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो बदले में ये आंदोलन जो है वो एक उग्र रूप धारण कर लेता है। अब देख लेते हैं इसका नेचर, यानी कि प्रकृति कैसी थी। तो ये था एंटी कॉलोनियल, ठीक है, उपनिवेशवादी था एक तो के खिलाफ, क्षेत्रीय था क्योंकि ये पूरे भारत में तो फैला नहीं, एक संथाल रीजन में ही था। आपको पता है दामने को, राजमहल हिल्स, भागलपुर से लेके बीरभूम डिस्ट्रिक्ट तक। धार्मिक था क्योंकि लोग धार्मिक, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सांस्कृतिक संरक्षणवाद और वायलेंट एंड आर्म, यानी कि ये जो है वो वायलेंट था, हिंसक भी था और सशस्त्र विद्रोह था। जो आप देखेंगे 1900 बाद में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो जो मॉडरेट्स जो पिटीशन और प्रोटेस्ट का मूवमेंट लाते हैं, उससे अलग ये एक वायलेंट और आर्म्ड रिबेलियन था, यानी कि सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इसी तरह मुंडा भी विद्रोह आप देखेंगे, कोल विद्रोह, इस तरह के विद्रोह जो है वो सशस्त्र विद्रोह है। अब इसके परिणाम क्या हुए, तो परिणाम ये हुआ कि इतना फियर्स था कि अंग्रेज़ों को बहुत जगह पर हार माननी पड़ी, उनके बहुत नुकसान हुए, और इसी से भय खाकर उन्होंने संथाल को एक अलग संथाल परगना बनाया। और संथाल में जो टेनेंसी एक्ट है, उसको संथाल टेनेंसी एक्ट को अलग से पारित किया। संथाल को जो एक नॉन रेगुलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वहाँ पे लोकल जो है वो लोकल फ्रीडम दी गई, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। वहाँ के जो लोकल मांझी सिस्टम है उसको फिर से बहाल कर दिया गया। वहाँ के लोगों को लोकल पुलिस सिस्टम में जो है शामिल कर लिया गया। और ये जो एक मिथक बना हुआ था कि जो घोड़ी चमड़ी के लोग हैं, अंग्रेज़ है, वो अपराजय है, वो मिथक टूट गया क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ जितनी उनकी हार होती है, उनको बहुत नुकसान उठाना होता है। बाद में सीधू कानून पकड़े जाते हैं और इस मूवमेंट को दबा ज़रूर दिया जाता है, लेकिन इस बीच में उनका नुकसान काफ़ी होता है। और ये बात, ये एक कॉन्फिडेंस, ये विश्वास हमें आगे चल के 1857 हो या उसके बाद के आने वाले जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हो, उसमें ये बात हमें एक कॉन्फिडेंस के रूप में एक आत्मविश्वास देती है कि नहीं, इन्हें हम हरा सकते हैं। आत्मविश्वास अगर साथ हो, संगठित रूप से अगर हम लड़े तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। ये लोग जो है हमारे दमन करने के लिए आए हैं। और इसी मूवमेंट को लेकर आज भी झारखंड की जो विशेष मांग होती थी, उसमें भी इन्हीं लीडर्स का नाम लिया गया था, मुंडा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो या सिद्धू कान्हू हो। तो ये जो मूवमेंट है, इस तरह के रेवोल्यूशन, इस तरह के विद्रोह आंदोलन जो है वो आने वाले पीढ़ियों को सदा ही आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना प्रदान करते रहते हैं। इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को आप लिखकर इसको कंक्लूड कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।